कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। तारीखी दौर में उनके किस्से अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामे से। उन्हीं में से एक शख्स है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जिसकी उम्र 77 साल है। इतनी ज्यादा उम्र का यह आरोपी 127 मामलों में वांटेड है और हैरानी की बात यह है कि वकालत कर चुका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी है। और इसी के दम पर इसने झज्जर कोर्ट में 2 महीने फर्जी जज बनकर 2500 से ज्यादा आरोपियों को जमानत दे डाली। ये नाम ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। इस नाम के मुहावरे कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर गाहे बगाहे आते ही हैं। जी हाँ, ये नाम ही नहीं उस शख्स की पहचान है जिसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके 1 बार राष्ट्रपति भवन, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को ही बेच डाला। यहां तक कि संसद को भी ऐसे समय बेच दिया जब सारे सांसद वहीं मौजूद थे। आज आपको ऐसी शख्सियत के कारनामे बताने जा रहा हूं जिसे ठगी की दुनिया का बादशाह माना जाता है, नटवरलाल। आप में बुद्धि होगी तो आप सच्चाई का पता लगा लेंगे। ये बात एक ठग ने पुलिस वालों को कही थी जब वो उनकी गिरफ्त में था। एक ऐसा ठग जिसने वैश्याओं तक को नहीं छोड़ा। वो हर रोज वैश्याओं के पास जाता था और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। 8 बार वो अलग अलग जेलों से फरार हो चुका था। एक ऐसा ठग जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का इस्तेमाल किया, मिथिलेश कुमार उर्फ मिस्टर नटवरलाल। इस सफर को जारी रखते हुए आपको बताते हैं कि मिथिलेश कुमार कैसे बना नटवरलाल। मिथिलेश कुमार से नटवरलाल बनने की 2 अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख ठग लिया। ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी ये कहती है कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम आसानी से कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम भी करने लगा। कहते हैं जनाब कि लापरवाही ही भली है, परवाह करोगे तो ठग लेते हैं लोग।
कुछ ऐसी ही लोगों की लापरवाहियों का फायदा उठाकर नटवरलाल ठगी का बादशाह बन गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर जब नटवरलाल ने लोगों को ठगा, दिल्ली का कनॉट प्लेस, सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान, सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। फिर अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवरलाल था और इसके बाद कभी वित्त मंत्री तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। नटवरलाल के कारनामे यही नहीं रुके, बल्कि उसने देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहरों तक को बेच डाला। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें बिग बी अमिताभ बच्चन ने इनका किरदार निभाया है। अच्छा, तो कल आप वहां जाएंगे? न जाने की वजह? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? मेरा कसूर? कसूर? कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है और हाँ, आप तो उसे खरीद भी रहे थे 1.5 करोड़ रुपए में। उसने तो बेचा ही नहीं। अच्छा, वरना तो शायद आप खरीद ही लेते। अब क्या इरादा है? इरादा क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? एक खूबसूरत चीज थी, उसे देखने चले गए। अब आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं। अब आप जेल देखेंगे, समझे? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो शायद आप ख्वाब देख रहे हैं। अब बात फिल्म इंडस्ट्री की छिड़ी है तो आपको एक किस्सा और बताता हूँ। नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक से वसूले थे 3 लाख रुपए। उन्हें जब पता लगा कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म नटवरलाल उनके नाम पर बन रही है, तो फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक के समझाने पर 3 लाख रुपए देकर मुकदमा वापस ले लिया। इस फिल्म से उसकी खूब शोहरत बढ़ी।